एक बार जल्दी बताएंगे मेरी वॉइस और डिस्प्ले कैसे आ रही है भैया? एक बार जल्दी बताओ भाई, मेरी वॉइस और डिस्प्ले कैसे आ रही है सभी? एक बार सभी कंफर्म करके बताएंगे मेरी वॉइस और डिस्प्ले कैसे आ रही है भाई सभी? जल्दी से। हाँ भाई जल्दी से बताओ मेरी वॉइस और डिस्प्ले कैसे आ रही है? सही आ रही हो तो एक बार थंब कर दो सभी। एक बार सभी थंब कर दो अगर मेरी वॉइस और डिस्प्ले क्लियर आ रही है। जल्दी एकदम एक बार सभी थंब कर दो भाई। एक बार सभी थंब कर दो, क्लियर है। वॉइस और डिस्प्ले एकदम बढ़िया है ना? एक बार जल्दी से बता दो। वॉइस और डिस्प्ले तो क्लियर है ना एकदम बढ़िया? ठीक है। जल्दी से बता दो मेरी वॉइस और डिस्प्ले तो क्लियर है ना, बड़ी एकदम बेहतरीन। ठीक है जी, आ जाओ सभी भाई। आ जाओ भाई सभी। आ जाओ भाई सभी जल्दी। जुड़ जाओ भाई जल्दी जल्दी से। हाँ भाई जल्दी जुड़ जाओ सभी। ठीक है, स्टार्ट करें भाई। स्टार्ट करें भाई। जल्दी से बताओ। तो आज हम जल्दी जल्दी अपनी यूनिट 4 समझेंगे भाई। यूनिट 4 समझेंगे। यूनिट 4 समझेंगे भाई। SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है। सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति। तो अब इस वाली यूनिट में हम जो जो करके आ गए थे, एक बार जल्दी से सभी बताते रहेंगे भैया। राम राम, राम राम जी, राम राम। आ जाओ सभी। ठीक है भाई, आ जाओ सभी एक बार जल्दी से। ठीक है, एक बार सभी जल्दी आ जाएंगे भाई। ठीक है भाई, जल्दी से आ जाओ भाई। तो सबसे पहले मैं कुछ टॉपिक लिख लेता हूँ, एक बार सभी टॉपिकों में जल्दी जल्दी बताएंगे। अब यूनिट 4 में जल्दी जल्दी हमारे कौन कौन से टॉपिक थे, एक बार था हमारा टॉपिक था पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन यानी कि आवर्ती गति। आवर्ती गति, इसे समझाऊंगा मैं आज जल्दी जल्दी। आवर्ती गति, ये सब ये वाली यूनिट मैंने करा रखी है भैया पहले। तो मैं एक बार इसे लिख देता हूं यहाँ पर। रिवाइज। रिवाइज्ड, ये दोबारा से चल रही है। रिवाइज। ठीक है भैया, रिवाइज हो रही है। आवर्ती गति। और फिर इसके बाद में हमें पढ़ना टाइम पीरियड। टाइम पीरियड यानी कि आवर्तकाल। टाइम पीरियड यानी कि आवर्तकाल। आवर्तकाल। ठीक है भैया। और तीसरे नंबर पे हमें पढ़ना डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। विस्थापन। ठीक है भैया। और इसके बाद हमें पढ़ना है क्या, आयाम, एम्पलीट्यूड। ठीक है भाई, इससे कोई इतने क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन इससे मतलब नॉर्मल टर्म्स थी हमारी। एम्पलीट्यूड। ठीक है भैया, आयाम। ठीक है। इसके बाद हमें पढ़नी है कला, फेज। फेज, कला। ठीक है, इसके बाद हमें पढ़नी है क्या, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी। और इसे बोलते हैं हम यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है भैया। और इसके बाद हमें पढ़ना है रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स यानी कि प्रत्यानयन बल।
तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है भैया, ठीक है। एक बार जल्दी से बता दो कितनी चीजें आपको इनमें से आती है, ठीक है, कितनी चीजें इनमें से आती हैं, ठीक है। हाँ भाई, कितनी चीजें आती हैं, मैं जल्दी जल्दी से इसमें आपको समझाता हुआ चला जाऊंगा, जल्दी से बताओ इसमें से आपको कितनी चीजें आती हैं अच्छे तरीके से, कितनी चीजों के बारे में पता आपको, ठीक है। सर वेव मोशन वाला टॉपिक किस में है? वेव मोशन का इसी में ही है, इसी में ही है वेव मोशन का, ठीक है। एसएचएम के बाद वेव मोशन ही है, एसएचएम के बाद वेव मोशन ही है भैया, लिसाजू फिगर के बाद, ठीक है। इसी में ही है, इस वाली यूनिट में ही है वेव मोशन का। जल्दी जल्दी हो जाओगा, रेस्ट्रिक्ट फोर्स नहीं आता सर, ठीक है। इसी में ये वेव मोशन का, इसी में हो जाओगा। जल्दी से एक बार जल्दी जल्दी देखते रहो भैया। सबसे पहले मैं आपका ले लेता हूँ ये वाले पहले नंबर का, पहले नंबर का ले लेता हूँ, दूसरे नंबर का, फिर तीसरे नंबर का, इसी में समझाता चला जाऊंगा जल्दी जल्दी। ये 5-6 टर्म्स इसी में आ जाएगी, ठीक है, आपने समझ रखी है पहला। तो सबसे पहला एक बार पीरियोडिक मोशन देख लो भैया। सबसे पहला क्या है हमारी पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन, ठीक है भैया। पीरियोडिक मोशन यानी कि आवर्ती गति, आवर्ती गति, वेव मोशन का इसी में ही है। कल से चल जाएगी आपकी, दिक्कत ना लो, ठीक है। कल या परसों से स्टार्ट हो जाओगी। कितनी तारीख में आपके इंटरनल टेस्ट, मुझे एक बार जल्दी से बता दो, वेव मोशन कब है आपके, टेस्ट कब है, जल्दी से, ठीक है भाई। आवर्ती गति में सबसे पहला मान लो एक पेंडुलम है, ये इस तरीके से पेंडुलम है, ठीक है। और ये आपकी क्या है, ये यहाँ पे सॉरी, ये आपका एम है, इसे हम वो बोलते हैं, गोलक बोलते हैं, ठीक है भैया। और ये वाली स्टेट जिस स्टेट में जो है इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। कौन सी? इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट यानी कि रुकी हुई अवस्था, यानी कि साम्य अवस्था। जिस स्टेट में इसे बोलते हैं साम्य अवस्था, ठीक है भैया, साम्य अवस्था। इस पोजीशन को यहाँ पे बिल्कुल जीरो है, लेकिन अब क्या होगा, अब ये वाला अगर ये वाले बिल्कुल साम्य अवस्था यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन के आसपास बार बार इस तरीके से मोशन हो रही है, तो ऐसी मोशन को क्या बोलते हैं हम, ऐसी मोशन को क्या बोलते हैं हम, पीरियोडिक मोशन, ठीक है। कि इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन के आसपास ही मोशन हो रही है। कहाँ पे हो रही है? इक्विलिब्रियम के आसपास ही, इक्विलिब्रियम के, इक्विलिब्रियम के यानी कि साम्य अवस्था के आसपास ही, इक्विलिब्रियम के, इक्विलिब्रियम पोजीशन के आसपास ही, इक्विलिब्रियम पोजीशन के यानी कि साम्य अवस्था के आसपास ही, साम्य स्थिति के इधर, साम्य स्थिति के इधर या इधर जोन से भी मोशन होगी, इसे क्या कहेंगे हम? पीरियोडिक मोशन कहेंगे, ठीक है भैया। ओके, बहुत बढ़िया। क्या कहेंगे भैया? पीरियोडिक मोशन, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या? जैसे हो जाएगा भाई, देखो भाई, जैसे अगर मैं आपसे कह लगूं, जैसे मैं आपसे कह लगूं आपके घर में, मान लो आपके घर में क्या है, आपके घर में मान लो एक मतलब मतलब जो आपके घर में सिंपल पेंडुलम वाली घड़ी होती है, दीवार घड़ी नहीं होती जिसमें ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता रहता है, ऐसे वाली घड़ी, यानी कि इसे बोलते हैं सिंपल पेंडुलम वॉच जो होती है, सिंपल पेंडुलम वॉच, सिंपल पेंडुलम वॉच जो होती है, ठीक है, यानी कि सरल, सरल लोलक वाली जो घड़ी होती है, ठीक है। ऐसी घड़ी को हम क्या बोलते हैं? ऐसी घड़ी के द्वारा करे गई मोशन को बोलते हैं हम सिंपल हार्मोनिक मोशन, अगर एक ही पीरियड में हो रही है वहीं पे ही। लेकिन अगर पीरियोडिक मोशन भी बोल देते हैं उसे, क्या भी बोल देते हैं भैया? पीरियोडिक मोशन भी बोल देते हैं ऐसी मोशन को, कि अगर इस इक्विलिब्रियम के आसपास क्या सी हो रही है, इक्विलिब्रियम के आसपास ही कोई मोशन हो रही है, इक्विलिब्रियम के आसपास ही कोई मोशन हो रही है, मान लो इधर ना हो रही है या इधर ना हो रही है, हो तो भाई इसके आसपास ही रही है, इक्विलिब्रियम पोजीशन के आसपास ही हो रही है, तो इस टाइप के मोशन को क्या बोल देते हैं? पीरियोडिक मोशन। बहुत बढ़िया। अगला टॉपिक कौन सा था हमारा? अगला टॉपिक कौन सा था, जल्दी बताओ।
ठीक है भाई, समझ में आ गई होगी आप सभी को, एक बार थंब कर दो समझ में आ गई होगी तो। अगला टॉपिक था आपका पीरियोडिक टाइम। पीरियोडिक टाइम, पीरियोडिक टाइम, पीरियोडिक टाइम यानी कि आवर्तकाल। आवर्तकाल सभी साथ साथ थंब करते रहो, जो बात समझ में ना आती रहे वो सर रिपीट लिखते रहियो, अपने नोट्स में पढ़ते रहो भैया साथ साथ, ठीक है। आवर्तकाल, मान लो कोई भी सिंपल है हमारे पास, सिंपल पेंडुलम है इस तरीके से, और इसने मान लो यहाँ से, मैंने इसे थोड़ा सा उठा कर यहाँ से इसने इस स्थान पे से चक्कर लगा कर इस स्थान पे पहुंचा और वापस इसी में आ गया, तो एक चक्कर में जितना समय ले गए हो, एक चक्कर को पूरा करने में, यानी कि एक साइकिल के पूरा करने में जितना भी टाइम लगेगा इसे, जितना भी टाइम लगेगा इसे क्या कहेंगे, उसका टाइम पीरियड कहेंगे, कैपिटल टी। कहने का मतलब है अगर नॉर्मल फॉर्मेट में देखने लगे, यहाँ से एक चक्कर ऐसा वापस आकर यहीं पे आ गया, जीरो पे आ गया ना, तो ये वाली स्टेट कैसी थी, जीरो की, ऊपर न चलोगे तो कैसी थी, +1 की, और नीचे न चलोगे ये कैसी थी यहाँ पे की, -1 की। तो यहाँ से जीरो से चल के एक चक्कर लगाकर पूरा यहीं पे आ गए, तो जितना भी समय लगेगा उसे क्या कहेंगे हम, टाइम पीरियड कहेंगे। यानी कि साइकिल एक साइकिल को पूरा करने में जितना समय लगेगा उसे क्या कहेंगे हम, पीरियोडिक टाइम यानी कि आवर्तकाल। ठीक है भैया, इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से। और इसकी यूनिट क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है, तो आप क्या होगे, इसका मात्रक होता है भैया सेकंड। क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या एक बार थंब कर दो समझ में आ गया हो तो, फिर आगे चलते हैं, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, समझ में आ गया भाई, ठीक है भाई, ओके बहुत बढ़िया। अगले वाला देखते हैं, अगले वाला क्या था हमारा, अगले वाला हेडिंग बताओ सभी क्या थी हमारा, अगली हेडिंग थी डिस्प्लेसमेंट। कौन सी थी, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन किसे कहेंगे, क्या बताया, विस्थापन किसे कहेंगे, ठीक है, विस्थापन किसे कहेंगे। ध्यान से समझेंगे भाई इस चीज को, ध्यान से समझेंगे भाई इस चीज को। अगर मैं आपसे कहने लगूं ऐसी स्टेट, ऐसी स्टेट जहां पे कोई भी फोर्स ना लगा है, देखो यहाँ पे इस पोजीशन पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, तो इस जहां पे कोई भी फोर्स नहीं लगता, मैं कह रहा हूं जहां पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, जहां पे कोई भी बल नहीं लग रहा, जहां पे कोई भी बल नहीं लग रहा, तो जहां पे कोई भी बल ना लग रहा, तो ऐसी स्टेट को बोलते हैं, कौन सी स्टेट, ऐसी स्टेट, ऐसी स्थिति को बोलते हैं, ऐसी स्थिति को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। ऐसी स्थिति को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी कि साम्यावस्था। अगर आपसे कोई पूछा लगा भैया साम्यावस्था किसे कहना है, साम्यावस्था तो रुकी हुई अवस्था को कहना है, ये तो एक बताने वाली स्थिति होगी। लेकिन अगर आपसे कोई पूछा लगा कि ऐसी ऐसी पोजीशन जहां पे कोई भी फोर्स ना लग रहा, क्या यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा, एक धग्गे में आपने कुछ भारी चीज लटका रखी बस ऐसे, तो उस पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, यहाँ पे एम पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, तो इसका मतलब है इसे बोल दिया हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब या तो इधरली साइड में, अब या तो इधरली साइड में, इसे इसे या तो इधरली साइड में थोड़ा सा उठा दे मैं, या इधरली साइड में थोड़ा सा उठा दे मैं, यहाँ तक उठा दिया और इसे यहाँ तक उठा दिया, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से चाहे तो इधर न, या इक्विलिब्रियम पोजीशन से चाहे तो इधर न, जो भी डिस्प्लेसमेंट, जो भी चेंज होगा, मतलब इससे अगर उठा दिया मन ने, इसे इधर उठा दिया और या इसे इधर उठा दिया, तो इसे क्या कहूंगा मैं, इसे क्या कहूंगा डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल, स्मॉल ए से ना करो आप, एक काम करो अपने पहचान के लिए वाई से लिख दो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन के या तो इधरली वाली स्टेट में चाहे इधरली वाली स्टेट में जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, वो जो भी मतलब जो भी चेंज होगा, मतलब इधर ना उठाने में या इधर ना उठाने में, इसे क्या कहेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। कोई दिक्कत समस्या किसी को भी, अगर समझ में आ गया हो तो थंब कर दो जल्दी से, अगर समझ में आ गया हो तो जल्दी से थंब कर दो, ठीक है भाई। मतलब एक ऐसी डिस्टेंस, एक ऐसी डिस्टेंस, एक ऐसी डिस्टेंस, एक ऐसी दूरी, एक ऐसी दूरी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन से या तो इधर ना उठाई हुई हो, मतलब आगे की तरफ ना फॉरवर्ड उसमें, या फिर रिवर्स में, एक ऐसी डिस्टेंस
जो इक्विलिब्रियम पोजीशन से, इक्विलिब्रियम पोजीशन से यानी कि साम्यावस्था से, ठीक है, साम्यावस्था से या तो फॉरवर्ड उठाई हुई हो, फॉरवर्ड चली गई हो, या फिर बैकवर्ड चली हुई हो, आगे चली हो या पीछे चली हो, ऐसी डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम? ऐसे डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ऐसी दूरी को क्या बोलते हैं हम? विस्थापन। समझ में आ गया भाई सभी को? अगर समझ में आ गए हो तो सभी थंब कर दो एक बार। अगर समझ में आ गए हो तो सभी थंब कर दो एक बार जल्दी से। ठीक है भैया, थंब कर दो जल्दी से। जल्दी बताओ भाई। एक बार सभी थंब कर दो भैया, समझ में आ गया हो तो जल्दी से। फिर आगे चलते हैं, अब देखते हैं एम्पलीट्यूड क्या होता है। अब देखते हैं एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड, 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 एम्पलीट्यूड का मतलब आयाम। अगर मैं कह लगूं आपसे एम्पलीट्यूड भी डिस्प्लेसमेंट के जैसे ही रहा है, अगर मैं आपसे कह लगूं, अगर मैं आपसे कह लगूं ये हमारा गोलक है या बोब है, एक डिस्टेंस तो इसने यहाँ तक चली, मान लो इधर न चली, यहाँ पे ले गए, और एक डिस्टेंस यहाँ पे ले गए। अब मैंने इस वाले पॉइंट को कह दिया ए पॉइंट, इस वाले पॉइंट को कह दिया बी पॉइंट, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसकी तो दूरी जो है वो कितनी है? 2 मीटर की है, और यहाँ से यहाँ तक की ये वाली दूरी कितनी है? मान लो 3 मीटर की है, 3 मीटर की है। तो इसका मतलब क्या हो गया? 3 मीटर वाली को क्या कहूंगा मैं? एम्पलीट्यूड कहूंगा, एम्पलीट्यूड ही कहूंगा। क्या क्यों कहूंगा? एम्पलीट्यूड ही कहूंगा 3 मीटर वाले को। इसका मतलब है मैक्सिमम, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी कि महत्तम, सबसे अधिक, सबसे अधिकतम विस्थापन को, सबसे अधिकतम विस्थापन को, सबसे अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं, आयाम कहते हैं। जल्दी बताओ समझ में आ गया सभी को? जल्दी बताओ समझ में आ गया सभी को? और इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से, इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं? स्मॉल ए से। जल्दी बताओ एक बार थंब कर दो सभी, अगर समझ में आ गया हो तो। यानी कि जो सबसे ज्यादा डिस्प्ले यहां से, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट रहा होगा, सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट ए बिंदु का या बी बिंदु का? आप क्या होगा? बी बिंदु का। तो इस वजह से यहाँ तक की तो है 2 मीटर की, और यहाँ तक की कितनी है? 3 मीटर की। तो 3 मीटर को क्या कहेंगे हम? एम्पलीट्यूड कहेंगे, आयाम कहेंगे। कोई दिक्कत समस्या? जल्दी से थंब कर दो भैया एक बार सभी, जल्दी से, जल्दी एक बार थंब कर दो, फिर आगे चलते हैं। एक बार सभी थंब कर दो, फिर आगे चलते हैं भैया। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्या था अगला पेज? क्या था? पेज, पेज यानी कि कला। कला क्या होती है थोड़ा ध्यान से समझेंगे। अगर कोई भी ऑक्सीलेशन कर रहा है, कोई भी दोलन कर रहा है, कोई भी ऑक्सीलेशन कर रहा है, कोई भी पार्टिकल दोलन कर रहा है, दोलन कर रहा है, और ऑक्सीलेशन करते हुए उस पार्टिकल की, मान लो कोई पार्टिकल है, कोई भी कण है हमारे पास में, कोई भी पार्टिकल है या कण है, वो क्या कर रहा है? दोलन कर रहा है, ऑक्सीलेशन कर रहा है। उस ऑक्सीलेशन करते हुए किसी भी पार्टिकल की पोजीशन, पोजीशन को जो बता हुआ है, पोजीशन या पोजीशन एंड वेलोसिटी को जो बता दे, पोजीशन एंड वेलोसिटी को जो बता दे, उसे क्या कहेंगे? उस पार्टिकल की फेज कहेंगे, कला कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? कला। जो इसके स्थिति और वेग को बता दे, स्थिति और वेग को बता दे, स्थिति और वेग को बता दे, उसे क्या कहेंगे भैया? हम कला कहेंगे। सबको समझ में आ गया? एक बार थंब कर दो भाई सभी, एक बार थंब कर दो भाई सभी। ठीक है, आप चाहे वेलोसिटी के स्थान पे आप मोशन भी लिख सकते हो और भी अच्छा लगेगा। आप वेलोसिटी के स्थान पे मोशन लिख लोगे, कोई दिक्कत समस्या ना है। आप वेलोसिटी के स्थान पे अगर मोशन भी लिख दोगे, गति भी लिख दोगे, गति भी लिख दोगे यहाँ पे, तो कोई दिक्कत समस्या ना। क्या बताया मैंने? कि कोई भी पार्टिकल है, कोई भी कण दोलन करते हुए, कोई भी कण दोलन करते हुए अगर
अपनी स्थिति और गति को ऐसा कोई चीज बता रही है तो वो क्या है, हमारी कला है। यानी कि कोई भी अगर ऑक्सीलेशन कर रहा है, क्या कर रहा, मतलब ऑक्सीलेशन कर रहा, मतलब ऐसा है, दोलन कर रहा है, अगर कर रहा है तो यहाँ पे मान लो इस यहाँ पे मतलब पार्टिकल है हमारा, यहाँ पे हमारा पार्टिकल है, तो इस जगह उसकी पोजीशन बता दी और इसकी मोशन बता दी, इस जगह इसकी पोजीशन बता दी और मोशन बता दी, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम फेज, कला। क्या कहेंगे भैया, कला कहेंगे। जल्दी से एक बार बता दो, कोई दिक्कत समस्या तो ना, थंब कर दो सभी, जल्दी से थंब कर देंगे भाई सभी, ठीक है। और फिर देखते हैं हम आगे। फिर अगला था हमारा मैकेनिकल एनर्जी, एक बार सभी नोट कर लेंगे यहाँ तक। सभी देखो पढ़ने का क्या तरीका, सबसे बढ़िया आपको तरीका बताऊं मैं पढ़ने का, क्या तरीका है। आपको मैंने नोट्स भेज रखे हैं, जिस स्टूडेंट साथ साथ में नोट्स बना रहा है, मतलब कहने का मतलब है ऑफलाइन पढ़े हैं कुछ स्टूडेंट और कुछ स्टूडेंट ऑनलाइन कर रहे हैं, अपने नोट्सों को निकाल लो और लेक्चर के साथ नोट्सों को साथ साथ पढ़ते रहो। लेक्चर के साथ साथ नोट्सों को साथ साथ मतलब निकाल के फोटोकॉपी उसकी और उसे सामने रख लो, और लेक्चर के साथ साथ आप उसे करते रहो, तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है भैया। आगे समझ में बात, कैसे पढ़ना है, ये दो बेर काम ना करना पढ़ने का। सामने जब कोई किसी चीज का लेक्चर रहे, उसी नोट्सों को सामने रख लो और उसकी प्रैक्टिस करते रहो अच्छे तरीके से। समझ में आ गया सभी को, ये बताओ फेज समझ में आ गया सभी को, अगर समझ में आ गया हो तो थंब कर दो भैया सभी, अगर समझ में आ गया हो तो थंब कर दो भैया सभी जल्दी से, ठीक है। आगे आगे चलेंगे अब देखो मैकेनिकल एनर्जी, अब कौन सा था हमारा, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा क्या रहेगी। तो आपको पता है किसी भी ऑक्सीलेशन करते वक्त, मान लो कोई पार्टिकल है, मान लो कोई हमारे पास ये पार्टिकल है, ये कण है, तो हमने कह दिया इंग्लिश में पार्टिकल बोलते हैं इसे, मान लो कण है, ठीक है भैया, कण है। तो इस कण के ये जो है, मान लो ऑक्सीलेशन कर रहा है, ऐसा ऐसा ऑक्सीलेशन कर रहा है, तो भैया इसके अंदर दो तरीके की एनर्जी होती है, एक तो काइनेटिक एनर्जी जो चलने वाली चीज को कहना है, और जो रुकी हुई एनर्जी को कहना है यू। तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा, एक को तो कहते हैं गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस ये कि यू क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा, यू क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा। और इन दोनों का योग क्या कहलाता है, इन दोनों का योग कहलाता है यांत्रिक ऊर्जा। यानी कि किसी भी दोलन करते हुए, किसी भी दोलन करते हुए कण में दो प्रकार की ऊर्जाएं होती है, एक तो गतिज ऊर्जा और एक स्थिर ऊर्जा, और उनका योग क्या रहता है, यांत्रिक ऊर्जा। यानी कि काइनेटिक एनर्जी, यानी कि कोई भी ऑक्सीलेशन करते हुए पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का सम कैसा रहेगा, दोनों का सम रहेगा मैकेनिकल एनर्जी, दोनों का सम कैसा रहेगा भैया, मैकेनिकल एनर्जी। समझ में आ गया, यानी कि दोनों एनर्जी उसमें जरूर से जरूर मिलेगी ऑक्सीलेशन करते हुए किसी भी पार्टिकल में, ठीक है। काइनेटिक जब वो चलेगा तो काइनेटिक, और जब वो रुकेगा तो पोटेंशियल, इस स्थान पे वो रुकता है तो यहाँ पे तो पोटेंशियल होगी, और यहाँ पे जब चलता है तो काइनेटिक, यानी कि दोनों का सम, दोनों का सम क्या रहेगा हमारा कैपिटल ई, मैकेनिकल एनर्जी कैपिटल ई कहलाएगा। कोई दिक्कत समस्या, एक बार सभी थंब कर दो, समझ में आ गया हो तो सभी को एक बार जल्दी से थंब कर दो। एक बार सभी थंब कर दो भाई जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। एक बार सभी थंब कर दो भाई, समझ में आ गया हो तो, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल, रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स इसे बोलते हैं प्रत्यानयन, प्रत्यानयन बल। क्या बोलते हैं भैया, प्रत्यानयन बल बोलते हैं इसे, ठीक है भाई, क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन बल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से मेरी बात को, जब भाई सपोज करो कोई भी मान लो ये आपने कोई भी ऑक्सीलेशन करने के लिए छोड़ दिया, मान लो यहाँ पे और यहाँ पे ऑक्सीलेशन करने के लिए छोड़ दिया, तो लगातार इस पे एक ऐसा फोर्स लगता रहेगा जो इसे कहाँ पे लाने की कोशिश करेगा, बिल्कुल रोकने की कोशिश करेगा। मान लो आपने कोई भी एक, मान लो कोई भी चीज ली और धक्के से कोई भी चीज बांधकर आपने ऑक्सीलेशन करना स्टार्ट कर दिया,
तो वो थोड़ी देर के लिए ऐसा ऐसा होता रहा, लेकिन कुछ टाइम बाद जब उसकी एनर्जी खत्म हो जाओगे वो धीरे धीरे कम आते रहेगा, तो वो कहाँ पे आराम से रुक जाओगा अपने स्थान पे आके। और इस स्थान को पे जो फोर्स उसे लगातार क्या करना का काम कर रहा है, अंदर की तरफ न, अंदर की तरफ का मतलब है उसे इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंचाने का काम कर रहा है, साम्य अवस्था में पहुंचाने का काम कर रहा है। ऐसे फोर्स को बोलते हैं हम रिस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल। समझ में आ गया? ऐसा फोर्स जो उसे इस पोजीशन में इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंचाने का काम कर रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में यानी कि साम्य अवस्था में पहुंचाने का काम कर रहा है, तो ऐसे फोर्स को क्या कहेंगे? रिस्टोरिंग फोर्स। इसका मतलब है उस फोर्स की डायरेक्शन कैसी रहेगी? अंदर की तरफ न रहेगी। कैसी रहेगी? अंदर की तरफ न। यानी कि जो उसे ऐसा फोर्स जो किसी भी पार्टिकल को इक्विलिब्रियम में पोजीशन में लाने का काम करता है। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब है साम्य अवस्था में रोकने का काम करता है, साम्य अवस्था में लाने का काम करता है, साम्य अवस्था में लाने का काम करता है। ऐसे फोर्स को बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है भैया? और उसकी डायरेक्शन हमेशा कैसी रहती है? अंदर की तरफ न रहती है। कोई दिक्कत समस्या किसी भी स्टूडेंट को? सभी थम कर दो एक बार जल्दी से, सभी एक बार थम कर देंगे भी जल्दी से। ठीक है भाई? कोई दिक्कत समस्या? जल्दी से आप पहले लॉन्ग क्वेश्चन पे चलेंगे भाई, हम पहले लॉन्ग क्वेश्चन पे चलेंगे, पहले लॉन्ग क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। तो आज हम सबसे पहले अपने पहले लॉन्ग क्वेश्चन पे चलेंगे कि एसएचएम, पहला तो एसएचएम बताना, ये लॉन्ग क्वेश्चन है भाई हमारा, लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है? फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, एसएचएम बताना है प्लस इसकी इक्वेशन बतानी है, एसएचएम की इक्वेशन बतानी है। क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम पे आपको सब नोट करके लिखवाई रखे हैं। सरल आवर्त गति, हमें क्या बताना? सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति और उसकी समीकरण, सरल आवर्त गति और क्या बतानी है? समीकरण बतानी है उसकी। क्या बतानी है भैया? समीकरण बतानी है। अब आपको मैं बताऊं, ध्यान देना मेरी बात पे, अगर कोई इस तरीके से ऑक्सीलेशन कर रहा है, इस तरीके से ऑक्सीलेशन कर रहा है और इस डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, सपोज करो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ x, क्या हुआ? इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ x, तो इस पर लगने वाला जो बल रहा होगा, जो इस पर लगने वाला फोर्स जो रहा होगा वो कैसा रहा होगा? इस डिस्प्लेसमेंट के यानी कि विस्थापन के कैसा रहा होगा? अनुक्रमानुपाती रहा होगा। लेकिन अंदर की तरफ ना घटाने का काम कर रहा है, तो कैसा आता है? माइनस एक्स आता है। ठीक है? क्या आता है? और यहाँ पे एक्स बता दोगे आप, एक्स क्या है हमारा? डिस्प्लेसमेंट है। क्या है भैया? विस्थापन है। क्या है? विस्थापन है। तो अगर आप ऐसा बताओगे, जब कोई कण, जब कोई पार्टिकल अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के आसपास गति करता है, आसपास गति करता है, मोशन करता है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, जो उस पर डिस्प्लेसमेंट है, उस पर लगने वाले फोर्स के अनुक्रमानुपाती है, प्रोपोर्शनल है। तो इस टाइप की मोशन को क्या कहते हैं? हम एसएचएम कहते हैं। जल्दी से बताओ, सरल आवर्त गति कहते हैं। क्या बताया हमने सरल आवर्त गति में, एसएचएम में, कि भैया अगर उसका डिस्प्लेसमेंट उस पर लगाए गए फोर्स के, बल के अनुक्रमानुपाती है, तो इस तरीके की मोशन को क्या बोलते हैं हम? सरल आवर्त गति या एसएचएम। जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना डेफिनेशन में? डेफिनेशन समझ में आ गई भाई सभी को? डेफिनेशन समझ में आ गई सभी को? जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है? जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है? एक बार डेफिनेशन में, ठीक है, समझ में आ गई? क्या कैसे लिखा होगा सरल आवर्त गति की परिभाषा, यानी कि एसएचएम की, सिंपल हार्मोनिक मोशन की, यदि कोई डिस्प्लेसमेंट मतलब कोई भी मोशन कर रहा है, कोई भी पार्टिकल यानी कि दोलन कर रहा है, ऑक्सीलेशन कर रहा है, ऑक्सीलेशन करते हुए उसका जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा उस पर लगाए गए फोर्स के यदि प्रोपोर्शनल है, तो इस तरीके के मोशन को क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं हम? एसएचएम बोलते हैं। ठीक है भाई? कोई दिक्कत समस्या तो ना? अब इक्वेशन देख लो, सभी बच्चे ध्यान से इक्वेशन देखेंगे भैया। एसएचएम की इक्वेशन कैसे सेटअप करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे। जब पिछली बार आपने थोड़ा सा तेजी से सीख ली थी, अब बिल्कुल ध्यान से समझ लो, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आओगी। कुछ बच्चे कह रहे थे, कुछ बच्चे कह रहे थे सर हमारी यहाँ पे दिक्कत आ रही, अब सारी दिक्कत समस्या दूर हो जाओगे भाई। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, यानी कि सरल आवर्त गति की समीकरण। देखो थोड़ा सा ध्यान से समझ कर चलना है, एक बात ध्यान से समझ कर चलियो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सारी पुरानी वीडियो मैंने एसएचएम की जो 4th यूनिट बना रखी है, उस वीडियो में आपको
बता रखा है, लेकिन फिर भी जो है, फिर भी यहाँ पे अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। अभी हमारे पास ये इक्वेशन सभी को पता होगा, ये इक्वेशन आई एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ये तो हमारी इक्वेशन होती ही है। यानी कि जब कोई पार्टिकल मोशन करता है तो मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट हुआ एक्स, यहाँ तक के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ एक्स, तो उस पर लगने वाले फोर्स के कैसा रहेगा, माइनस एक्स रहेगा। इस वाली इक्वेशन में तो कोई दिक्कत समस्या ना किसी को भी। अगर मैं इसे ऐसे लिख लूं एफ इजिकल टू माइनस के एक्स, तो कोई दिक्कत समस्या किसी को भी। और इसे मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जल्दी से बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना है, सभी साथ साथ में थंब करते रहो कि कोई दिक्कत समस्या ना है। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब एक बात बताओ, कोई भी चीज मोशन कर रही है और उसमें मास भी है और उसमें मतलब गति में परिवर्तन भी हो रहा है, गति में परिवर्तन हो रहा है, मोशन में चेंज आ रहा है, तो एक्सेलेरेशन। तो यहाँ पे ये तो होगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसकी। अब हम क्या लगाओगे, मोशन का, या ऐसा करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा दो भाई यहाँ पे। ठीक है रे, गति का द्वितीय नियम, गति का द्वितीय नियम लगा दो। कौन सा नियम लगा दो भाई, द्वितीय नियम। ठीक है भाई, द्वितीय नियम क्या कहता है, एफ इजिकल टू एम में कहता है, वो क्या कहता है, एफ इजिकल टू एम में कहता है। एक बार थोड़ी सी रफ पेपर पे यहाँ पे एक बात देख लो, हमें पता है वेलोसिटी जो रहा है वो वेलोसिटी क्या रहा है। देखो हिंदी वाले जो स्टूडेंट है, वेग, वेलोसिटी जो होती है वेग, पहले चलो पूरा ही बता देता हूँ आपको। वेग जो होता है, वेग होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। ठीक है भैया, विस्थापन बटे समय। ठीक है, और वेग को बोलते हैं वेलोसिटी, क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। और विस्थापन को बोलते हैं इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और इसे क्या बोलते हैं, टाइम को, तो समय को क्या बोलते हैं, टाइम। डिस्प्लेसमेंट को यदि एक्स से रिप्रेजेंट करो और टाइम को किससे रिप्रेजेंट करो, टी से। और चेंज को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ डी से, कि टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा है। इसका मतलब है एक सेकंड में यहाँ चीज थी और अगली एक सेकंड में कहीं और चली गई, तो टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। और वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता हूँ मैं वी से। तो वी का तो ये फॉर्मूला आ गया, जहां कहीं भी आपको वी दिखाई देगा हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब त्वरण का क्या फॉर्मूला होगा, त्वरण का क्या फॉर्मूला होगा, एक्सेलेरेशन का क्या फॉर्मूला होगा भैया, एक्सेलेरेशन का क्या फॉर्मूला होगा, आप कहते हो वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। वेग परिवर्तन की दर का मतलब समय, दर का मतलब समय, यानी कि इंग्लिश में इसे क्या होंगे, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये क्या होंगे। अच्छा एक बात बताओ, एक्सेलेरेशन को ए से रिप्रेजेंट कर दो। अच्छा वेग की, देखो हम कैसे कह सके, v में चेंज आ रहा टाइम के साथ, यानी कि dv बाई डी टी। तो जहां कहीं आपको a दिखाई देगा वहां पे क्या रख सकते हैं, dv बाई डी टी। अब एक बात बताओ मुझे जरा, एक बार बताओ एक बात, क्या लिख सके डी। अब a इजकल टू यहाँ पे d बाई डी टी तो बाहर ले लो ऐसी, लेकिन यहाँ पे इस v की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है आपको, आप क्या होगे, v की वैल्यू दिखाई दे रही है डी एक्स बाई डी टी। तो भैया इसे हम ऐसे लिख सकें, इस वाले d की इसमें मल्टीप्लाई हो जाए, डिफरेंशिएशन करके आयो डी टू एक्स बाई, और ये दोनों एक से तो डी टी स्क्वायर, यानी कि एक स्थान पे ये टर्म्स हम यूज कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे f इजिकल टू क्या आ गया, जल्दी बताओ, एक स्थान पे क्या आ गया होगा, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं ना इस तरीके से। और एक किसी इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड कह दो। यहाँ तक बताओ किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या हो तो जल्दी से बताओ, अगर दिक्कत समस्या ना हो तो थंब कर दो जल्दी से, जल्दी से भाई, जल्दी बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना है। ठीक है, जल्दी से बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना है, एक बार सभी जल्दी से बताओगे कोई दिक्कत समस्या तो ना है। ठीक है, ठीक है बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना है। ठीक है, अब एक बार ये भी बता दो, जैसे आप रिवीजन कर रहे हो तो अब आपको चीजें समझ में आ रही होगी ना, आ रही होगी, एक जल्दी से बताओ, आपको समझ में आ रही होगी ना। बहुत से बच्चे कह रहे थे पिछली बार सर हमारे यूनिट 4 एक बार और दोबारा से करवा दियो। मैं तो चाहे 3 बार भी करवा दूंगा। आप पढ़ने वाले चाहिए, आप अच्छे तरीके से समझने वाले चाहिए। मैंने आपसे कहा है
यदि आप अब के बार हमारे पास टाइम की शॉर्टेज थी, इस वजह से ना तो मैं तो अपना कोर्स को 3-3 बार रिवाइज करा देता हूँ बच्चों को सभी को। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी। और मैं अगले सेमेस्टर के लिए आपको बात बताने जा रहा हूं। अगले सेमेस्टर में इतना टाइम मिलेगा हमारे पास, इतना टाइम मिलेगा कि एक चीज को ना बिल्कुल बेसिक से ऐसी बता दूंगा कि जो तुम चाहे 9th में ना पढ़ गए, चाहे 10th में ना पढ़ गए, चाहे 11th में ना पढ़ गए, बिल्कुल ऐसी बता दूंगा कि मतलब तुम्हें डायग्राम से समझा दूंगा सारी चीजें। ठीक है, अगले सेमेस्टर से आपको बहुत बढ़िया तरीके से सारी चीजें। और सर आज तक की सबसे बढ़िया क्लास लग रही है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, थैंक्स भाई सभी का। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या तो ना। अब एक बात बता दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, अब एक बताओ, एफ की वैल्यू भी यो है और एफ की वैल्यू ये भी है, तो भैया दोनों इक्वेशन को आप इक्वल रख दो। आप जल्दी से दोनों इक्वेशन को क्या रख दोगे, इक्वल रख दो। तो जरा रखना इक्वेशन माइनस के एक्स इजिकल टू यहाँ पे क्या आ जाओगा, एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ये बन जाओगा भाई हमारा, कोई दिक्कत समस्या। और यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लो, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, ये m मल्टीप्लाई में यहाँ पे चला जाएगा डिवाइड में, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस के एक्स बाई एम। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से इस वाले टर्म्स को ऐसे लिख सकते हैं के एक्स बाई एम, के एक्स बाई एम इजिकल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। यहाँ तक बताओ, इस इक्वेशन तक तो किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या ना है, जल्दी बताओ, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या तो ना है इस वाली इक्वेशन तक, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ एक बार थंब करके, जल्दी से बताओगे स्टूडेंट थंब करके, कोई दिक्कत समस्या तो ना है, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, जल्दी बताओ, जितने भी स्टूडेंट क्लास ले रहे हो एक बार सभी थंब करके बता दो, कोई दिक्कत समस्या तो ना है। चला भाई आगे, सभी साथ साथ बताते रहो भाई मुझे, एक बार सभी साथ साथ बताते रहो। ठीक है, चलो इस वाली इक्वेशन को अगले पेज पे उठा लो, इस वाली इक्वेशन को अगले पेज पे उठा लो, एक बार अगले पेज पे उठा लेंगे। ठीक है भाई, तो हमारी इक्वेशन थी, अभी हमारी इक्वेशन थी डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्या थी, के बाई एम एक्स इजिकल टू 0। अब एक बात थोड़ा ध्यान से समझ के चलियो, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, कैसी है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, सेकंड ऑर्डर की है भाई, यहाँ तो पावर आ रही है इसकी 2, तो मुझे इसी वजह से अरे यो डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट को तो छोड़ दो क्योंकि यो फंक्शन भी कायम है एक्स में यहाँ पे, तो इसे इस फंक्शन को भी किस में बदलना है, एक्स में। तो भैया इस एक्स के फंक्शन के साथ कितनी पावर आ रही है, D2 आ रही है, लेकिन इसके बाद इसके पास ये k बाई एम की पावर 2 तो नहीं है, तो इस वजह से इस वाले टर्म्स को कुछ मानना पड़ेगा। इस वाले टर्म्स को मैं ऐसा मान लेता हूं कि कोई भी चीज अपने आप में ऑक्सीलेशन कर रही है तो उसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी रही होगी, कैसी रही होगी, आवर्ती रही होगी। तो मैं इस वाले टर्म्स को देखो भाई, यहाँ डिस्प्लेसमेंट x है तो इसकी पावर कितनी दिखाई दे रही है, 2, तो यहाँ भी तो इस डिस्प्लेसमेंट x है तो इस सिस्टम की पावर भी कितनी होनी चाहिए, 2, लेकिन है ही ना 2, तो यो चीज हमें लेट करनी पड़ेगी, इस वाली चीज को मैं क्या कर लेता हूँ, लेट के बाई एम क्या है कि अगर ये फोर्स कांस्टेंट है और ये हमारा कैसा है, मास है, द्रव्यमान है, तो हमेशा द्रव्यमान पे बल जब लो निर्भर करेगा जब लो उसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी। अब फ्रीक्वेंसी मान लो किसी का कोई मान लो सपोज करो कोई m ज्यादा हुआ तो फ्रीक्वेंसी कैसी हो जाओगी, उसकी कम हो जाएगी, और m कम हुआ तो तेजी से चलता चला जाओगा, तेजी से चलता चला जाओगा तो फ्रीक्वेंसी कैसी होती चली जाओगी, ज्यादा, आवर्ती कैसी होती चली जाओगी, ज्यादा। आवर्ती क्या बताई थी मैंने, एक सेकंड में जो ज्यादा बेर, एक बार यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये शायद छूट गया होगा हमारा, फ्रीक्वेंसी आवर्ती क्या होती है, आवर्ती क्या होती है, एक सेकंड में जितने भी ऑक्सीलेशन करे, एक सेकंड में जितने भी दोलन करे, ठीक है भैया, जितने भी ऑक्सीलेशन करे वो उस चीज की क्या रहेगी, फ्रीक्वेंसी रहेगी। और उस फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट एन से कर दो, ओमेगा से कर दो, किसी से भी रिप्रेजेंट कर सको,
ठीक है भैया। तो यानी कि एक अगर 1 सेकंड में उतने कितने ऑक्सीलेशन करे, 7 चक्कर लगाए। मान लो देखो कैसे, 1 2 3 4 चक्कर लगाए मान लो। तो 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाए भैया उसने, 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाए, 4। 1 सेकंड में मतलब 4 चक्कर लेने में कितना टाइम लगा, मतलब 4 चक्कर लेने में कितना टाइम लगा, 1 सेकंड। तो इस 4 को क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे। क्या कहेंगे भैया, आवर्ती कहेंगे। तो ठीक इसी प्रकार से भाई आवर्ती, भाई एक बात बताओ, फ्रीक्वेंसी कब ज्यादा हो सके, जब उसका मास कम हो। कम मास होगा तो जब तो ज्यादा चक्कर लगेंगे, और ज्यादा मास, आपने एक बात बताओ, मैंने 200 ग्राम का बट्टा टांग दिया धग्गे पे और उसे छोड़ दिया, तो ऑक्सीलेशन उसका ज्यादा होगा, या फिर ऐसा होगा कि 1 किलो का बट्टा टांग दिया, तो भैया 1 किलो के बट्टे के लिए तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इस वजह से इस वाली टर्म्स को किस फॉर्मेट का मानना होता है, हमें ओमेगा का मानना होता है। अब आप कहोगे कि भैया यहाँ पे तो इसकी 2 पावर थी, यहाँ पे अगर मैं ओमेगा मानता हूं तो 1 पावर आती है, तो इस वजह से मुझे मजबूरी यहाँ पे भी ओमेगा स्क्वायर मानना पड़ता है। तो किसी कोई दिक्कत समस्या किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक, एक बार सभी थंब कर दो अगर समझ में आ गया हो तो, जल्दी से एक बार सभी थंब कर दो समझ में आ गया हो तो, ठीक है। यानी कि के बाई एम को क्या मान लेंगे, ओमेगा स्क्वायर मान लेंगे, और इस वाली वैल्यू को यहाँ पे जैसे पुटअप करेंगे तो आप कहोगे d2x बाई dt स्क्वायर इजिकल टू ना, सॉरी इजिकल टू ना क्या, प्लस ओमेगा स्क्वायर x इजिकल टू 0। जल्दी से बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी, जल्दी बताओ तो कोई दिक्कत समस्या तो ना, बढ़िया। अब ये वाली जो हमारी इक्वेशन बन के आई है, यही कैसी है, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। दिस इज द दिस इज द दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम। क्या, एस एच एम, यही यही सरल आवर्त गति की, यही सरल आवर्त गति की, यही सरल आवर्त गति की समीकरण है, सरल आवर्त गति की समीकरण है। कैसी है भैया, यही सरल आवर्त गति की समीकरण है। कोई दिक्कत समस्या किसी भी स्टूडेंट को इस इक्वेशन तक कोई दिक्कत समस्या तो नहीं आई है, जल्दी बताओ। अगर दिक्कत समस्या आई हो तो रिपीट लिख दो आप सभी, ठीक है। तो मैं इधर का ये क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा भैया रफ करने जा रहा हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा, मतलब नोट तो है ही आपके पास, नोट्स अवेलेबल। मैं इसी प्रकार से सारी यूनिटों का, अगर टाइम बचा तो मैं सारी यूनिटों का रिवीजन करा दूंगा, प्रत्येक यूनिटों का, ठीक है भाई। मैं सारी यूनिट का इसी प्रकार से आपका रिवीजन करवा दूंगा पेपरों तक, समय बचता रहा तो, ठीक है। आपके फिर बहुत बढ़िया हो जाओगे, ठीक है। आपकी ये यूनिट फिर सारी बहुत बढ़िया हो जाओगी, मैं रिवीजन करवा दूंगा, टाइम बचा तो बेफिक्र रहो, ठीक है। आपके बढ़िया नंबर आने चाहिए, बस मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी आपके अच्छे नंबर से, अच्छे ज्ञान से आपकी, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या ना आवे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताओ, ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, अवकलन समीकरण है। इस प्रकार से डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ जनरल सॉल्यूशंस होते हैं। अब जनरल सॉल्यूशन कैसे लेट करे जाते हैं, वे सारी चीज मैं आपको बताता हूं। देखो जनरल सॉल्यूशन, भाई जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन का मतलब होता है, एक बात बताओ, ये अपने आप में एक ताला है। क्या है, अपने आप में एक ताला है। इस ताले को खोलने के लिए एक चाबी की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी, चाबी की आवश्यकता पड़ेगी। अब मेरे पास 1000 चाबी है, अब उन्हें 1000 चाबी में से मैं एक चाबी उठाऊंगा और ट्राई कर करके देखता रहूंगा। अगर उसने मैंने घुमाने के बाद खुल गया तो मैं कह दूंगा यही मेरी चाबी थी, ऐसे यही तो नियम है। तो इसी प्रकार से इस वाली इक्वेशन का एक जनरल सॉल्यूशन होता है। अब जनरल सॉल्यूशन कैसे लिया जाता है, मैं आपको एक आइडिया बताता हूं इसका, ठीक है। वैसे तो आपका ये सेकंड ईयर में आपको मैथ में पढ़ोगे आप ये वाली सारी चीज, कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन कैसे लिया जाता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बार और बता दूं, ठीक है। कि देखो भाई एक बात बताओ, एक बात बताओ, हम क्या चाहेंगे, हम क्या चाहेंगे, कोई भी चीज अगर ऑक्सीलेशन करने को छोड़ दी तो वो ऑक्सीलेशन करती रहे, वो कभी भी ना रुके, यही तो चाहोगे बढ़िया तरीके से ऑक्सीलेशन करते रहे। अब ऐसा हुआ कि ऑक्सीलेशन करने को छोड़ा, एकदम टिप होगी तो हमारी ना तो रीडिंग आवे ना आगे तक वो चीज आवे, तो हम क्या चाहोगे, इसी प्रकार से हमारे जो घंटे वाली इस तरीके से हिलती रहती है। हम क्या चाहते हैं कि अगर एक बार खरीद के ले आए इस प्रकार का घंटा तो पूरी सदियों तक चलना चाहिए। तो जो चीज सदियों तक चलने के लिए होती है उसे मैं कहता हूं क्या,
ध्यान रखियो, जब कभी बहुत लंबे टर्म्स के लिए बात होकर है, तो जनरल सॉल्यूशन हमेशा e की पावर x के फॉर्मेट का लिया जाता है। किसका लिया जाता है? e की पावर x का। e की पावर x का मतलब होता है चरघातांकीय। क्या होता है? चरघातांकीय। तो इसका मतलब है बहुत दूर तक जा रहा है। कैसे तक जा रहा है? बहुत दूर तक जा रहा है। और बहुत जो दूर तक जा रहा है, इसका मतलब है हमारा ये ऑक्सीलेशन भी तो बहुत दूर तक जाना चाहिए। तो e की पावर x के जो ग्राफ आते थे वो इस प्रकार से आते थे, मतलब कभी भी खत्म ना होने वाले। तो कभी भी खत्म ना होने वाले ग्राफ कैसे होते थे? हमारे e की पावर x के होते थे। तो इसी वजह से ये ऑक्सीलेशन भी हमारा कैसा आया है भैया? कैसा आया है? कभी ना खत्म होने वाला। तो ठीक इसी प्रकार से इसका जनरल सॉल्यूशन भी e की टर्म्स का ही होता है। कैसा होता है भैया? e की टर्म्स का ही होता है। तो मैं मान कर चलता हूं, लेट अस द सॉल्यूशन, लेट अस द सॉल्यूशन ऑफ these these differential equation, these differential equation, यानी कि इस माना इसका इस डिफरेंस अवकलन समीकरण का यो सॉल्यूशन है। तो देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किस में है? x में। डिस्प्लेसमेंट किस में? x में। तो x ही तो निकालना। तो x इजिकल टू किसकी टर्म्स का लेकर चलना? e की टर्म्स का लेकर चलना, जो कभी खत्म ना हुआ। तो e की पावर, अब x तो ले नहीं सकते, अब x ना ले सकते तो भैया कुछ ना कुछ एक नॉर्मल टर्म्स लेकर चलनी पड़ेगी। तो मैं मान लेता हूं e की पावर अल्फा। और भैया जब एक्सपोनेंशियल टर्म्स जारी है तो किसके साथ जारी होगी? टाइम के साथ जारी होगी। तो यहाँ पे क्या आ जाता है? t आ जाता है। अब मुझे ये नहीं पता, ये एक्सपोनेंशियल कहां तक जाओगा और कितनी टर्म्स तक जाओगा। तो इस एक्सपोनेंशियल टर्म्स को दिखाने के लिए मैं क्या ले लेता हूं? एक कांस्टेंट टर्म c ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? कांस्टेंट टर्म c ले लेता हूं। तो मैं इसका जनरल सॉल्यूशन ये लेकर चलता हूं। किसी भी स्टूडेंट को जनरल सॉल्यूशन को याद करने में अब कोई दिक्कत समस्या? जल्दी बताओ मुझे एक बार। किसी भी स्टूडेंट को इसका जनरल सॉल्यूशन याद करने में कोई दिक्कत समस्या? जल्दी बताओ, जल्दी बताओगे भाई? याद हो जाओगा अब जनरल सॉल्यूशन कैसा मानना मानना इसका? जल्दी बताओ भाई, एक बार सभी थंब कर दो। ठीक है जी, दोबारा एक्सप्लेन कर दो, थोड़ा ध्यान दो भाई। देखो, ये हमारी जनरल इक्वेशन थी। क्या थी? जनरल इक्वेशन थी। तो अब हमारी ये जो जनरल इक्वेशन होती है, हम क्या मानते हैं? हम क्या मान के चलते हैं कि भैया यो कभी भी भाई यो किसकी इक्वेशन है? आप कहोगे सरल आवर्त गति की है, यो एसएचएम की है। एसएचएम को हम क्या चाहोगे? कि यो कभी भी खत्म ना हो, ऑक्सीलेशन करना बंद ना करे। भाई हम कोई घंटा खरीद के लिया है अपने घर में, कोई घंटा खरीद के लिया है, मान लो क्लॉक लिया है, वो वाला पेंडुलम वाला। तो हम क्या चाहेंगे कि इसकी जो वो पेंडुलम वाली करने की चीज है वो हमेशा चलती रहे, पूरी जिंदगी चलती रहे, पूरी जिंदगी चलती रहे। ऐसी मैथ में कौन सी टर्म्स है? ऐसी मैथ में कौन सी टर्म्स है जो पूरी जिंदगी तक खत्म होती ना है? भाई एक बात बताओ, ऐसी टर्म्स तो हमारी एक्सपोनेंशियल टर्म्स है। एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल टर्म्स कैसी होवे? कभी खत्म ही ना होती, क्योंकि इसके ग्राफ ऐसा हुआ। तो क्या ये लाइन तुम्हें लग रहा कहीं खत्म होगी? ऐसी आगे बढ़ती रहोगी, ऐसी आगे बढ़ती रहोगे। तो इस वजह से मैं क्या लेकर चलता हूं? अब मेरा डिस्प्लेसमेंट देखो किसमें है? डिस्प्लेसमेंट एक्स होगा। तो मैं किस में यहाँ पे क्या लेकर चलूंगा? एक्स लेकर चलूंगा। अब e की पावर x का फॉर्मेट लेना, x तो मैंने यहाँ पे ले लिया। तो इस वजह से मुझे कोई एक जनरल टर्म्स माननी पड़ेगी, अल्फा। अल्फा ले लो, बीटा ले लो, गामा ले लो, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो e की पावर अल्फा। अब भैया योग टर्म्स आगे बढ़ती जाओगी, मान लो e की पावर अल्फा आगे बढ़ती जाओगी तो टाइम तो लेगी, तो इसके साथ टाइम भी चलेगा। क्या चलेगा? टाइम भी चलेगा। और कहां तक चलेगी मुझे नहीं पता, तो इस वजह से मैं कांस्टेंट टर्म्स ले लेता हूं। क्या? c क्या है? हमारी कांस्टेंट टर्म्स। तो इस यानी कहने का मतलब है x का डिस्प्लेसमेंट कहां तक जा रहा है? x का डिस्प्लेसमेंट कहां तक जा रहा है? एक्सपोनेंशियल टर्म्स तक जा रहा है, जो कभी खत्म ही ना हो। बताओ अब कोई दिक्कत समस्या? पुनित जल्दी से बताओ, अब कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है? जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है? जल्दी बताओ, अब कोई दिक्कत समस्या तो ना है? समझ में आ गया आपको? एक बार सभी थंब कर दो, समझ में आ गया हो तो सभी के। बहुत बढ़िया, चलो आगे चलते हैं। देखो भाई, अब हमें यो x मान तो लिया हमने, क्या मान लिया? x मान तो लिया हमने। तो अब क्या करना पड़ेगा? अब क्या करना पड़ेगा? मुझे रिक्रूटमेंट किस किस की है? एक तो x की है,
अब एक x की वैल्यू तो मैं तुरंत यहां से उठाऊंगा, यहां पे रख दूंगा, लेकिन मुझे यहां पे तो बहुत x रखने पे x का क्या करना पड़ेगा, 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ रहा t के रेस्पेक्ट में। तो इस वजह से इसको इस वाली इक्वेशन का एक बार कर लेता हूं डिफरेंशिएशन, dx बाई dt। dx बाई dt जब मैं करता हूं, एक बार ध्यान देना dx बाई dt कैसा करता हूं। मैं कह रहा हूं c तो ऐसा का ऐसी, c तो ऐसा का ऐसी। अब एक बात बताओ, किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन करते हैं, e की पावर x का डिफरेंशिएशन करते हो तो आप कहते हो e की पावर x ही आता है, e की पावर x ही आता है। पर भैया यहाँ e की पावर x, x के स्थान पे तो क्या है, x के स्थान पे तो क्या है अल्फा टी है। तो c तो ऐसा कैसी, अगर e की पावर x का मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ, डिफरेंशिएशन करता हूँ तो e की पावर अल्फा टी आएगा। लेकिन इस वाली टर्म्स का भी तो t के रेस्पेक्ट में करना होता है, जो x मान का करा हमने। तो x मान का करेंगे, t की वैल्यू तो 1 हो जाओगे, तो क्या आ जाओगे यहाँ पे इनटू अल्फा। तो हमारा dx बाई dt क्या आ गया भैया, dx बाई dt क्या आ गया, c e की पावर मतलब c e की पावर अल्फा टी इंटू अल्फा। बताओ कोई दिक्कत समस्या इसके डिफरेंशिएशन में। एक बालक कह रहा था पिछली वाली वीडियो में, मुझे तो पता नहीं वो बालक कौन था, पर कह रहा था वो कमेंट सेक्शन में कि सर आपने तो एकदम से इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। अच्छा एक बात बताओ भैया, मैथ के आप स्टूडेंट हो, इतने होनहार स्टूडेंट हो, क्या आपको इतना सा डिफरेंशिएशन करना ना आया था। ठीक है, एक बॉयज था कोई, वो कह रहा कि सर आपने तो डायरेक्ट ये वाली टर्म्स लिख दी। भैया डायरेक्ट कहाँ लिखी है, ये तो डिफरेंशिएशन करा। आप मैथ के स्टूडेंट हो, इतनी तो आपको बनती है। ठीक है, यदि आपको कोई दिक्कत समस्या आती है तो आप क्या कह सकते हो कि सर हमें इसका डिफरेंशिएशन समझा दो, आप ऐसी तो कह सकते हो। लेकिन कुछ स्टूडेंट अपने आप में इतना एटीट्यूड दिखाते हैं, रिक्वेस्ट मोड पे ना कह के, पता किस प्रकार से कहते हैं, आपने तो ऐसे लिख दिया डायरेक्ट। अरे आप पूछ भी तो सकते हो कि सर हमें यहाँ से दिक्कत आ रही है, और मैं उसको दोबारा करके दिखा दूंगा। अगर कोई दिक्कत समस्या आ रही है तो दोबारा लिख के नहीं दिखा दूंगा। लेकिन स्टूडेंट एक बात बताओ, इतने इतने से डिफरेंशिएशन को भी, अगर एक बात बताओ e की पावर x का डिफरेंशिएशन अगर मैं समझाने चला गया भैया, तो मैथ का डिफरेंशिएशन ये पढ़ा लगूंगा मैं। अगर ये तो छोटी मोटी टर्म्स होती है, आपको समझने वाला लायक होती है। यदि बाय द वे ना समझ में आया तो आप क्या लिख सकते हो, सर हमें इसका एक बार और बता दीजिए, अच्छे वे में बता दीजिए, या मतलब एक बार एक्सप्लेन सा बता दीजिए, या इसका डिफरेंस। लेकिन इस प्रकार से कमेंट करके लिखें जैसे टीचर इनका कोई भैया भैया ही हो छोटा, और ये एक मतलब बहुत बड़े ओहदे पे हो। ठीक है, अभी एक दो किताब ही तो पढ़ी होगी बच्चों। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बस अभी 12th पास करके आते हैं और अपने आप में इतना एटीट्यूड भरा हुआ रहता है कि पता ना कितनी सारी उन्होंने किताबें पढ़ ली हो फिजिक्स की, जैसे उन्हें सारी चीजें पहले से पता थी, बस यही चीज ना पता थी जो मास्टर ने गलत तरीके से बता दी या सही तरीके से बता दी। समझ में आ गई मेरी बात। भैया पूछने का सबका एक अलग तरीका होता है कि सर ये वाला बता दो आप जो है, या ये तरीका होता है सर आपने तो ऐसे लिख दिया। बताओ बच्चों, आपका तरीका क्या होना चाहिए किसी भी टीचर सर, आप ये कह सकते हो रिक्वेस्ट मोड में कि सर इसे हमें एक बार और बता दीजिए, यही तो होना चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे बताना किस उसमें, मैंने ऐसे ऐसे बालक भी देखे यूपी बोर्ड के या सीबीएसई बोर्ड के टॉपर रहे और बीएससी माँ का पहले सेमेस्टर में फेल हो जा। और यही वाली चीज मैंने अब की बार रिजल्ट में देखी बच्चों के, जो टीचर से ज्यादा एटीट्यूड में बात करेगा वो कम सीखेगा, और आप अच्छे तरीके से बात करोगे, अपनी समस्या बताओगे कि सर हमारी यहाँ समस्या, टीचर अगली बार उसे बहुत बढ़िया तरीके से समझाएगा आपको। ठीक है, ऑल द बेस्ट, देखो आगे बढ़िया, आगे बढ़ो तुरंत। क्या बताया मैंने, जल्दी बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या। लेकिन मुझे अभी ये वाली टर्म्स नहीं चाहिए, मुझे तो ये वाली टर्म्स चाहिए। तो मुझे जब ये वाली टर्म्स चाहिए तो भाई इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ रहा। तो अगर मैं इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दूं, एक बार और डिफरेंशिएशन कर दिया तो इस प्रकार से लिखा जा सके। तो भैया सी तो अब की बार भी ऐसी आओगा, अल्फा पहले से कंपनी का चल रहा है और ई की पावर अल्फा टी भी कंपनी का चल रहा है, ई की पावर एक्स का। लेकिन एक बार ई की पावर एक्स का और करना पड़ेगा, और इसका सॉरी इसका करना पड़ेगा अल्फा टी का। तो एक बार और करा अल्फा टी का, टी से तो टी के रेस्पेक्ट में एक वैल्यू होगी तो एक और अल्फा आ गया। तो d2x बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहोगे सी अल्फा स्क्वायर ई की पावर अल्फा टी। जल्दी से बताओ ये वाली टर्म्स मैं तक कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी, अगर दिक्कत समस्या आए तो रिपीट लिख दो, बेफिक्र होकर रिपीट लिख दो। मैं पूरी डिफरेंशिएशन का टर्म समझा दूंगा, वैसे तो बिल्कुल आसान वे में ही बताई मैंने। ठीक है भैया, बेफिक्र होगा, आप रिपीट लिख दो अगर समझ में ना आया हो तो। अगर समझ में आ गया हो तो थंब कर दो जल्दी से।
अगर समझ में आ गया हो तो थंब कर दो भैया जल्दी से। ठीक है भैया, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है? ठीक है जी, बिल्कुल। ठीक है जी, ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, अब करना क्या है? अब करना क्या है भैया? करना यो है, थोड़ा ध्यान देंगे भैया। ये जो x की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, यहाँ से इसे, और इस वाली वैल्यू को यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देंगे, एक बार तो यहाँ पे रख देंगे। x की वैल्यू तो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगी ये, और ये वाली वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी। जल्दी से रख कर दिखाओ, और जल्दी से रख कर दिखाओ मुझे क्या है इक्वेशन। चलो मूव कर देता हूँ मैं थोड़ा सा ऊपर ना, चलो आगे बढ़ जाओ भाई जल्दी से। और अभी इक्वेशन दिखाता हूँ आपको क्या बनी हो। इसकी वैल्यू कितनी है? ये रही इसकी वैल्यू, सी एल्फा स्क्वायर ई की पावर एल्फा टी प्लस प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो कंपनी का ऐसा का ऐसी रहा होगा, और एक्स की वैल्यू यो रखी मन है, सी ई की पावर एल्फा टी। जल्दी से बता दो, यो कोई दिक्कत समस्या तो ना आई है तक वैल्यू रखने में? हाँ भैया, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी वैल्यू रखने में? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या तो ना है यहाँ तक? जल्दी से एक बार दिक्कत समस्या बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है तक? जल्दी से चलें आगे। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं एक बार। आगे चलते हैं एक बार, हमारी यो वाली इक्वेशन आ गई, क्या आ गई? यो वाली इक्वेशन आ गई, ये वाली। ठीक है, अच्छा इसमें से कॉमन वगैरह लेकर जल्दी उड़ाओ। अब भाई e की पावर अल्फा टी, और इसमें भी e की पावर अल्फा टी, और भैया c, और इसमें भी c, ये कॉमन लेकर c e की पावर अल्फा टी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? अंदर क्या बच गया? अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बच गया? ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू 0। भैया ये दोनों चीज कैसी है? गुना में है यहाँ पे, तो दूसरी साइड में जाकर कैसी हो जाओगी? 0 बन जाओगे। तो क्या बना यहाँ से? अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू 0 आई। अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू 0 आई। क्या सभी की ये वाली इक्वेशन आ गई मेरी? जल्दी से बताओगे, सभी की ये वाली इक्वेशन आ गई? जल्दी एक बार सभी कंफर्म करेंगे, ये इक्वेशन आ गई भैया सभी की? जल्दी से, जल्दी से आगे सभी की थंब कर दो भैया एक बार सभी थंब कर दो। आगे ये इक्वेशन सभी की? मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या आई होगी। अच्छा एक बात बताओ, मैंने जनरल इक्वेशन क्या मान कर चला था? x इजिकल टू सी ई की पावर अल्फा टी थी मेरी, ये तो था जनरल सॉल्यूशन, ये तो था जनरल सॉल्यूशन। चलो मैं लिख देता हूँ छोटा सा यहाँ पे कि भैया जनरल सॉल्यूशन यो है, जनरल सॉल्यूशन यो है। ठीक है, यहाँ तक। चलो अब एक बात बताओ, मैंने यो फ्री फंड का यहाँ अल्फा मानना था, फ्री फंड का अल्फा मानना था, तो मैं यहाँ पे सभी क्या किसकी वैल्यू निकाल लूंगा भैया? अल्फा की वैल्यू निकाल लूंगा। और अल्फा की वैल्यू कैसे निकाली जाए एक बार देख लो। अल्फा स्क्वायर इजिकल टू, ये इधर जाकर कैसा हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। कैसा हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। अब देखो एक बार, अगर मैं ये ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे अंडर रूट कर दूंगा, मतलब अल्फा का यहाँ पे इस तरीके से लिख दूंगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर का अंडर रूट, इस प्रकार से लिख दूंगा, तो अल्फा इजिकल टू ओमेगा स्क्वायर तो बाहर निकल गया। अब अंदर क्या बचा? अंदर क्या बचा? अंदर बचा -1। क्या बचा? -1। एक बार देखना यही बचेगा ना? आप क्या होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, -1, और ये अंदर क्या निकलेगा? इस तरीके से निकल जाओगा। अब एक बात बताओ, जब भी कहीं अंदर माइनस बन जाता है, अंदर कभी भी अंडर रूट के अंदर माइनस बन जाता है, तो या तो वो आई की टर्म्स होती है, आई की टर्म्स होती है, या तो -1, या फिर जे की टर्म्स होती है अंडर रूट -1, या फिर के की टर्म्स होती है अंडर रूट -1। तो इस वजह से आई का प्रयोग तो और बहुत जगह कर लेंगे, के का प्रयोग की जरूरत ना, पहला किसका प्रयोग कर ले हम? जे का। तो कोई ऐसा दिक्कत समस्या ना थी कि जे ही क्यों करा, ये तो मैंने इस वजह से, क्योंकि आई के टर्म्स तो हमने कहीं और यूज कर लेंगे, करंट के लिए यूज कर लेंगे सेकंड सेमेस्टर में। तो भैया यहाँ के से पहला क्या है? जे है, तो इसे क्या मान लेंगे यहाँ भैया? इसकी वैल्यू होगी जे। और ओमेगा की वैल्यू यहाँ से साफ साफ अगर लिखने लगूं तो मैं आप क्या होगा? जे ओमेगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या है अल्फा की वैल्यू निकालने में? जल्दी से बता दो, कोई दिक्कत समस्या तो ना है भैया? जल्दी बता दो, सभी थंब कर दो एक बार जल्दी से। अल्फा की वैल्यू में कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर भैया आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, फिर आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी? ठीक है, कोई दिक्कत समस्या तो ना है? ठीक है, अब आगे देखो,
देखो भाई, अब हमारे पास, अरे गड़बड़ हो गई, देखो ध्यान से यहाँ पे। जब अंडर रूट करते हैं तो दो टर्म्स आती है, एक तो प्लस एक माइनस, एक प्लस और एक माइनस। कैसी टर्म्स आती है? दो टर्म्स आती है, क्योंकि अंडर रूट में आपको दो वैल्यू मिलती है हमेशा। अंडर रूट में कितनी वैल्यू मिलती है? प्लस की भी और माइनस की भी। कोई पूछा लगा क्यों? क्योंकि -1 का स्क्वायर करोगे जब भी +1 आओगा, और +1 का स्क्वायर करोगे जब भी +1 ही आओगा। इस वजह से अंडर रूट में प्लस वाली टर्म्स और माइनस वाली टर्म्स काम करती है। बहुत बढ़िया लिखा भैया, बिल्कुल। तो अल्फा की वैल्यू यहां से कितनी डेवलप हुई? तो अल्फा की वैल्यू एक तो आई जे ओमेगा, और एक आई अल्फा की वैल्यू, एक बार तो प्लस लेके चले, एक बार कैसे लेके चले? माइनस ओमेगा। जल्दी से बताओ, यहां तक अल्फा की दो वैल्यू तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या तो ना है? जल्दी से बताओ, किसी भी स्टूडेंट को दो वैल्यू तक दिक्कत समस्या तो ना है? अब भैया ये हमारे साथ तो एक बहुत बड़ा केस हो गया। क्या केस हो गया? यहाँ तो भैया हम अल्फा की एक वैल्यू लेकर चले थे, और यहाँ पे तो हमारे पास अल्फा की एक तो पॉजिटिव वैल्यू आ गई, एक नेगेटिव वैल्यू आ गई। इनका मतलब क्या है भैया? इसका मतलब क्या है कि प्लस वैल्यू आने का, माइनस वैल्यू आने का। तो अब मैं आपको मतलब बताता हूँ इसका, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक बार मैं मतलब बताता हूँ, बहुत बढ़िया आपको। एक बार ये सारा पोर्शन मैं नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। इन वाली वैल्यू को उठा लेता हूँ, और इस वाली वैल्यू को उठा लेता हूँ, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ रही है मुझे। ठीक है, एक बार मूव कर लेता हूं मैं। जल्दी से बताओ, मेरी अल्फा क्या सोच रखा था मैंने? क्या सोच रखा था भैया? x इजिकल टू सोच रखा था सी ई की पावर अल्फा टी। लेकिन मेरे जो टर्म्स आई है, जे की अल्फा की वैल्यू तो एक तो आई है जे ओमेगा, और अल्फा की वैल्यू एक आई, क्या कैसे आई है? माइनस जे ओमेगा। अब भैया इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? ठीक है, जल्दी से बता दो इसका क्या मतलब है। ठीक है, एक बार जल्दी से, एक बार जल्दी से। अच्छा, एक बालक पिछली बार पता ना कौन कौन था, मुझे नहीं पता, लेकिन बॉयज था, वो कह रहा था कि भैया अपनी तरफ से ही कोई कुछ भी ले ले तो अपनी तरफ से ही सारे काम कर देते हो। मैंने उससे बताया था भैया बच्चों का है टेस्ट, अगर मैं एक एक छोटी से छोटी टर्म्स बताने चला गया तो एक ही मेरा एक ही कंसेप्ट होगा। इस वजह से जैसे इनका टेस्ट इंटरनल खत्म हो जाओगा, ईमानदारी से कह रहा हूं, अगर जो भी चीज मैं बोर्ड पे लिखूंगा एक से एक चीज बता दूंगा। ठीक है, मैं पहली बार ना पढ़ा रहा हूँ बीएससी को। देखो भाई, एक बार मैं अपने बारे में थोड़ा सा, देखो अभी तक मैंने अभी तक तुम्हें कुछ नहीं बताया किसी भी प्रकार से, लेकिन मैं एक बार आपको सारी चीजें एक बार बता देना चाहता हूँ। आपको अपने टीचर के बारे में पता होना चाहिए, एक बार ध्यान से। ठीक है, एक बार ध्यान से आपको पता होना चाहिए अपने टीचर के बारे में। ठीक है, कि भैया टीचर की कौन कौन सी चीजें है। जब 2014 से 2014 से कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ, कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ, और स्पेशली पहले से ही स्पेशली बीएससी वालों को ही पढ़ा रहा हूँ, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकंड ईयर और बीएससी थर्ड ईयर। जब मैं अपनी कोचिंग में सबसे शुरू शुरू में पढ़ाकर, अब सपोज करो, अब ये मान कर चलो, अब मेरी उम्र 23 साल हुई है, 23 साल प्लस। ठीक है, और 2014 में कितनी उम्र रही होगी मेरी? सोच कर बताओ जल्दी से। अब लगभग भी 24 के आसपास की है। ठीक है, और 2014 में कितनी रही होगी मेरी? जल्दी से सभी, एक बार जल्दी से सभी बताओगे। ठीक है भैया, अब लगभग भी अब लगभग भी मेरी 24 प्लस के आसपास है। ठीक है, अब उस समय कितनी रही होगी? जल्दी से बताओ, जल्दी से एक बार, और फिर बताता हूं मैं ये वाली चीज आपको बहुत बढ़िया तरीके से। और 2014 से मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था बीएससी फर्स्ट ईयर को। ठीक है, अब एक चीज और बताऊं तुम्हें मैं। जब मैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में था, जब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में था, जब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में था, आपको यकीन ना होगा किसी को भी, मैं बीएससी के स्टूडेंटों को ही पढ़ाता था उस समय पे। बीएससी के स्टूडेंटों को ही पढ़ाता था। 10 साल ना थी? अबे चल, 10 साल की होगी, 10 साल ना थी। ठीक है, 10 साल ना थी। देखो बीएससी फर्स्ट ईयर में मैं बीएससी वाले स्टूडेंटों को ही पढ़ाता था। ठीक है, एक लिख रहा 9 साल। अच्छा, 9 साल, 9 साल में बीएससी हो रही है? भाई 9 साल में बीएससी हो रही है? थोड़ा ध्यान दो एक बार, ध्यान से यहाँ पे। और यहाँ पर ही जब मैं अपनी क्लास में पहली बार पढ़ाना गया, जब मैं अपनी क्लास में पहली बार पढ़ाना गया 2014 में मैंने पहल का 12th बैच पढ़ाया। इसके बाद 2015 में फिर 12th का बैच पढ़ाया। 2016 यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा इस बीच में मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था बीएससी का एक वो, जब मैं खुद था। 2016 में
मैंने बीएससी का पहला बैच पढ़ाया, फर्स्ट बैच, जो प्रॉपरली ऑफलाइन पढ़ाया मैंने, प्रॉपरली बैच बना के 2017 में पढ़ाया, 2018 में, 2019 में, 2020 में, और 21 में, और 2022 में, ठीक है, और 2023 में अब चल ही रहा, ठीक है भैया, 2023 में अब चल ही रहा। जब उन्हें ये सारी चीजें पढ़ा कर था ना, पता जब सबसे शुरुआत में मैं उनके सामने गया था, जब मैं उन्हें पढ़ा रहा था, तो पता सब क्या सोच रहे थे, सब ये सोच रहे थे वो बालक से क्या पढ़ाऊंगा मैं। लेकिन जब मैंने उन्हें 3-4 डेमो क्लासेस दी और जब पढ़ाना स्टार्ट करा, यकीन मानियो पहला बैच 8 बालकों का था, दूसरा बैच 16 बालकों का, तीसरा बैच 27 बालकों का, चौथा बैच जो था ना, मतलब ये अभी मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे। अब जैसे आप बढ़ते चले गए, कम से कम एक बार में मैंने फिर जो है सारे तीनों ईयर के लगा कर लगभग 207 बालकों को लगभग पढ़ाया एक ही उसमें, एक क्लास में 50-50 स्टूडेंट तक को भी टोटल ओवरऑल पढ़े हैं। पता क्या सोचते सबसे शुरुआत में, जब टीचर सामने होता था ऑफलाइन में, ऐसे सोचते थे पहले तो आके मतलब आपस में ही राम राम कर लग रहे वो, मतलब सामने में आ जाकर जब बालक बैठ जाकर है ना नई क्लास के फर्स्ट सेमेस्टर के, वो फर्स्ट ईयर के जब बालक बैठ जाकर या सेकंड ईयर के बालक बैठ जाकर थर्ड ईयर के, तो पता क्या क्या करे, जब मैं सामने रह रहा क्योंकि बैठा था मैं उस समय तक, और इतने सभी स्टूडेंट नहीं आ जाते थे तो जब तक ना पढ़ा करा, तो मैं उनको एक स्पेशल टेबल का तो कोई प्रावधान नहीं था, एक स्टूल पे एक साइड में बैठ जाता था, तो बच्चे आकर बैठ जाकर पता क्या सोचो करे, बहुत देर तक तो ऐसे बैठे रह करे जब तक कोई सारे बच्चे ना आए, तो पता क्या क्या करे, अरे सर कितनी देर में आऊंगे, ऐसी चीज रह गई। और आपको अपना फर्स्ट बैच से मैं जब आपसे मिलवाऊंगा कभी, तो आपको किस दिन इंट्रोड्यूस कराऊंगा, ठीक है, और आपको सारी चीजें पता लग जाओगे किस प्रकार से। आप एक बार पढ़ कर देखो, सारी चीजों को समझ कर देखो, अच्छे तरीके से आपको समझाने की जिम्मेदारी मेरी, बस टाइम का थोड़ा सा दिक्कत समस्या थी बस हमारे साथ में, ठीक है, आगे चलेंगे भाई। चलो, यहाँ से बाद में यहाँ से बाद में बीएससी करी प्लस एमएससी करी फिजिक्स से, ठीक है भैया, एमएससी करी, इसके बाद बीएड करी, इसके बाद बीएड प्लस इसके साथ पीएचडी करी, और पीएचडी मेरी नैनो पार्टिकल में है, नैनो पार्टिकल में है, ठीक है, नैनो पार्टिकल में 6 टाइम सीटेट निकाला, 6 टाइम सीटेट, 2 बार यूपी टेट, 2 बार यूपी टेट, और 2 बार नेट निकाला, ठीक है। तो ये सारी अचीवमेंट इसी बीच में पढ़ाते पढ़ाते के साथ ही ये सारी चीज जब करी है, वैसी ना करी होंगी, ये चीटिंग बाजी ना करी होंगी, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, ध्यान से समझ लो इस चीज को, अब ध्यान से समझ लो भैया इस चीज को। देखो भाई, अब कोई अगर आपसे कहने लगा, कोई आपसे कहने लगा कि भैया हमारे पास सॉल्यूशन तो लेकर चले थे हम एक चीज का, अल्फा खुद अकेला मानना था, लेकिन मेरे पास में यहाँ पे एक अल्फा आने की बजाय यहाँ पे कितने अल्फा आ गए, अल्फा की 2 वैल्यू आ गई, एक तो पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये कैसा आ गई, तो मैं बताता हूँ आपको कैसा आ गई भैया। जब ऑक्सीलेशन करता है कोई भी पेंडुलम, तो अगली स्पीड में भी जाता है और पिछली स्पीड में भी जाता है, अगली स्पीड में जाएगा तो पॉजिटिव, और पिछली वाली स्पीड में जाओगा तो नेगेटिव। तो भैया किसी भी ऑक्सीलेशन को पूरा होने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू होगी ना होगी, यानी कि इधरली साइड में जाओगा तो नेगेटिव, इधरली साइड में आओगा तो पॉजिटिव, इसका मतलब नेगेटिव इस वजह से आया हो, तो अल्फा की वैल्यू इस वजह से आया माइनस जी ओमेगा, और पॉजिटिव वैल्यू कब आई है, अल्फा की वैल्यू ये इधरली साइड में आई है। अब एक बार बताओ, ऑक्सीलेशन पूरा करने के लिए ऑक्सीलेशन पूरा करने के लिए एक साथ दोनों वैल्यू लेकर चलनी पड़ेगी या ना। आप कह रहे हो मेरे पास तो यहाँ एक ही वैल्यू है, आई कितनी 2 वैल्यू है, ऑक्सीलेशन 2 वैल्यू से पूरा होगा, तो इसका मतलब है भैया, इसका मतलब है कि इसको थोड़ा मॉडिफाइड करना पड़ेगा। कैसे मॉडिफाइड करना पड़ेगा, एक्स की जगह तो एक्स ही, क्योंकि चाहे तो दोनों को मिला दो, डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इधरली साइड का जोड़ो, डिस्प्लेसमेंट इधरली साइड का जोड़ो, टोटल डिस्प्लेसमेंट रहेगा, तो एक्स तो यहाँ ऐसे कैसी है। अब इस C1 की जगह तो हम मान लेंगे C1, क्या मान लेंगे C1, और e की पावर एक बार ले लो प्लस की, एक बार टर्म्स ले लो प्लस की, e की पावर अल्फा की वैल्यू एक बार तो ले लो प्लस की जे ओमेगा टी, और एक बार भैया किसकी ले लो, एक बार C1 ले रखा था, एक बार यहाँ C2 लेकर e की पावर कितने ले लो माइनस जे ओमेगा टी, माइनस जे ओमेगा टी। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी। अब आ गई इक्वेशन यो, सबको आ गई यहाँ तक समझ में, जल्दी से बताओ एक बार जल्दी से बताओ, यो इक्वेशन आ गई सबकी समझ में, कि हमने यो वाली इक्वेशन x इजिकल टू C1 ये कैसा आई थी हमारी,
जल्दी से बताओ जनरल सॉल्यूशन आगे समझ में अब? अरे बता दो भैया जल्दी से बता दो, कोई दिक्कत समस्या तो ना है यहाँ तक? ठीक है भाई, जल्दी से आगे सबको समझ में? बहुत बढ़िया, बस यही बात बतानी थी। अब इसके बाद एक चीज बताओ, ई की पावर आई थीटा का क्या फॉर्मूला रहा है? ई की पावर आई थीटा का फॉर्मूला रहा है भैया क्या? ई की पावर आई थीटा का फॉर्मूला रहा है क्या? कोस कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये हो गया भैया, हम पढ़ गए पहले। ठीक है, तो इसका मतलब है ई की पावर, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे जे ओमेगा टी का क्या आएगा फॉर्मूला? जे ओमेगा टी का क्या आएगा? इस वाले टर्म्स को मैं इस इस वाली पूरी टर्म्स को मैं क्या मान लेता हूं? ई की पावर, देखो एक बार ध्यान से समझियो, एक बार ध्यान से समझियो, एक बार ध्यान से समझियो। देखो भाई, आई का काम तो कर रहा है जे, और थीटा का काम कौन कर रहा है? ओमेगा टी। किसका काम? आई का काम तो कर रहा है जे, और थीटा का काम कौन कर रहा है? ओमेगा टी। तो इसका मतलब है यहाँ पे कोस, और ये किसका काम कर रहा है? थीटा का। तो थीटा के स्थान पे क्या रख देंगे? ओमेगा टी। प्लस आई का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे क्या कर रहा है? जे, जे कर रहा है। और साइन और थीटा का काम कौन कर रहा है भैया? ओमेगा टी। तो जहां कहीं भी ये टर्म्स दिखाई देगी, मैं ये वाली टर्म्स भर दूंगा। यहाँ पे दिखाई देगी, इस जगह यहाँ पे ये वाली टर्म्स लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा। चलो एक इसकी भी टर्म्स देख लो, ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी, ई की पावर जे ओमेगा टी, इसका क्या फॉर्मूला बनेगा भैया? बस माइनस बनेगा, यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा, बाकी यही चीज बनेगी, कोस ओमेगा टी माइनस जे साइन ओमेगा टी। भैया ये वाली टर्म्स जल्दी से यहाँ से उठाओ तुरंत, और इसे यहाँ पे भर दो जल्दी से, और बताओ मुझे जल्दी से क्या बना हमारा? जल्दी से बताओ क्या बना हमारा? हाँ भैया, जल्दी से बताओ क्या बना? आप क्या होगे? डिस्प्लेसमेंट तो एक्स था, और C1 पहले वाली प्लस वाली टर्म्स थी, पूरी ये वाली टर्म्स भर दो यहाँ पे, कोस ओमेगा टी प्लस जे साइन ओमेगा टी, जे साइन ओमेगा टी। इसी प्रकार से प्लस C2, ये वाली टर्म्स भर दो यहाँ पे, कोस ओमेगा टी माइनस जे साइन ओमेगा टी। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या तो ना है? अब एक काम करो, C की जल्दी से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो C1 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो C1 कोस ओमेगा टी, और इसके अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो आप क्या होगे? C1 जे साइन ओमेगा टी। इसी प्रकार से C2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, C2 कोस ओमेगा टी माइनस के C2 जे साइन ओमेगा टी। जल्दी से बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना है यहाँ तक? हाँ भैया, जल्दी से बताऊंगा, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी? जल्दी से, ठीक है, जल्दी से बताऊंगा, कोई दिक्कत समस्या तो ना है? एक बार सभी थंब कर दो भैया, जल्दी से एक बार सभी थंब कर दो कि कोई दिक्कत समस्या ना। ठीक है भैया, क्लियर हो जाऊंगा, कोई दिक्कत ना। टाइम बचेगा, सारी यूनिट को कंप्लीट करा दूंगा मैं, ठीक है, सारी यूनिट को कंप्लीट करा दूंगा। पहला मेरे पे इस चीज का आपको वो था कि पहले आपके नोट्स भी तो बताने थे ना, इस वजह से नोट्स भी बनवाने होते हैं, आपको हिंदी में भी बताना होता है या फिर इंग्लिश में भी बताना होता है, तो इस वजह से थोड़ा सा लिखाने में चला जाता है टाइम। लेकिन अगर एक बार हमारे पास में क्या है, नोट्स बने हुए रहे अच्छे तरीके से, तो बाकी तो हमें इक्वेशनों को सबको सेटअप ही करके चलना पड़ा है, फिर तो आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जावे। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या ना। आ जाओ यहाँ पे एक बार जल्दी से, देखो एक भैया एक बार यहाँ तक की बात आगे होगी आपकी। अब देखो एक बार ध्यान से, x इजिकल टू, भैया एक बात बताओ, ये वाली कोस को एक जगह को उठा लो, घर से उठा लो इन्हें दोनों को, इसे भी और इसे भी, और इस वाले टर्म्स को इस वाले के साथ लेकर चल लो, इस वाले के साथ। तो जल्दी से उठाओगे तो आप, जैसे ही आप इन्हें दोनों को उठाओगे, कोस 1 ओमेगा टी प्लस प्लस C2 कोस ओमेगा टी, ठीक है भैया, और इसका क्या होगा? C1 जे साइन ओमेगा टी माइनस C2 जे साइन ओमेगा टी, इस तरीके से आओगी। अच्छा भैया जल्दी से वो करवाओ, यहाँ पे C1 और C2 कॉमन ले लो जल्दी से, कोस ओमेगा टी प्लस, तो भाई गड़बड़ होगी यहाँ पे है, तो यहाँ से जल्दी से कॉमन ले लिया हमने, कोस ओमेगा टी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आप बन गया C1 प्लस C2, ठीक है भैया, प्लस यहाँ से क्या कॉमन लेकर चलोगे? जे साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया, जे साइन
ओमेगा टी कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बना C1 माइनस C2। जब तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या ना होनी चाहिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गजब शानदार, आगे बढ़ो एकदम तुरंत। अब समझो आगे, अब समझो एक बार आगे यहाँ तक। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ भैया, यहाँ से ध्यान से समझियो। अगर गलत यहाँ पे क्या बन गया है, हमारा कोस बन गया है, तो एक आपको फॉर्मूला बताता हूं मैं, एक आपको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बताता हूँ, ए प्लस बी का फॉर्मूला बताता हूँ। आप कहते हो साइन, या साइन ए, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये तो होता है फॉर्मूला। आप कहते हो बिल्कुल यही होता है। अब एक बात बताओ भैया मुझे, एक बात बताओ, अगर मैं इसे, ये तो कोस बी तो है ही है मेरा, ये रहा कोस बी, ये रहा कोस, ये रहा बी से मान लिया, तो भैया कोस के साथ में हमेशा जो टर्म्स आओगी वो किसकी आनी चाहिए, साइन की आनी चाहिए। तो मैं इस वाले टर्म्स को क्या मान लूंगा थोड़ी देर के लिए, साइन मान लूंगा, क्या लेट कर लूंगा, साइन मान लूंगा। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा, यहाँ पे साइन बी आ रहा है, यहाँ पे भी साइन बी आ रहा है योरा। तो भैया ये वाली टर्म्स जो बाकी बची हुई टर्म्स है, इसके अलावा ये वाली जो टर्म्स है, ये वाली टर्म्स है, ये वाली टर्म्स है, तो इसे क्या ले मानना पड़ेगा, कोस मानना पड़ेगा। तो जल्दी से लेट करके जल्दी से बताओ कैसे कैसे लेट करूंगा मैं। तो लेट, लेट कैसा, ये वाली टर्म्स बस किसे मानना है भाई, कोस तो है ही है यहाँ, ये रहा कोस भी, तो ये ओमेगा टी, यानी कि इस वाली टर्म्स को C1 प्लस C2 को क्या मान लूंगा, साइन ए मान लूंगा। तो इसका मतलब है लेट C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 इजिकल टू क्या लेकर चलूंगा, जब मैं साइन मानता हूं ना, तो साइन और कोस ऐसे नहीं आते, हमेशा एम्पलीट्यूड के साथ आते हैं, क्योंकि साइन और कोस में कुछ ना कुछ ऊपर की तरफ ना गए होंगे। कैसे गए होंगे, थोड़ा सा ध्यान दो भैया एक बार, एक बार थोड़ा सा। साइन का ग्राफ आता है ऐसा, ये किसका ग्राफ आता है, साइन का, और कोस का ग्राफ कैसा आता है, कोस का ग्राफ आता है ऐसा। चाहे किसी का कैसा भी ग्राफ आया हो, तो हमेशा उसके साथ एम्पलीट्यूड तो आयाम तो हो गई, क्या होगा, एम्पलीट्यूड आयाम तो हो गई। तो ठीक इसी प्रकार से साइन के साथ भी ए लेकर चलना पड़ेगा, और कोस के साथ भी क्या लेकर चलना पड़ेगा, ए। तो जब आप लेट करोगे ना इस वाली टर्म्स को, इस वाली टर्म्स को C1 प्लस C2 को लेट करोगे, तो इसके साथ एक कंपनी की टर्म्स ए तो आई जानी है। अब ए क्यों आ जानी है, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। कैसे, कि भैया ए तो एम्पलीट्यूड तो जब भी देखना पड़ता है दोनों में, अच्छा ये साइन के ग्राफ है और ये किसका ग्राफ है, कोस का, तो इस वाले टर्म्स को मैं क्या मान के चलूंगा, ए। जल्दी एक बार कमेंट करके बताओ, एक बालक ने बताया C1 प्लस C2 को क्या मान के चलेंगे, यहां से C1 प्लस C2 को क्या मान के चलेंगे, ए साइन फाई। बहुत बढ़िया बताया भैया, क्या मान के चलेंगे, C1 प्लस C2 को ए साइन फाई मान के चलेंगे, ठीक है भैया। अब यहाँ पे जे साइन ओमेगा टी तो है ही है, साइन ओमेगा टी तो आई है, किसे लेट करना पड़ेगा, जे को और इसे, तो जे जे C1 माइनस C2 को क्या लेट करना पड़ेगा, तो मैंने बताया ए तो मानना ही पड़ेगा, एक तो मानना ही पड़ेगा भाई, साइन है, साइन है तो क्या मानना है यहाँ, कोस मानना। तो यहाँ पे क्या लेकर चलूंगा मैं, कोस फाइव लेकर चलूंगा। तो अब इतनी सारी वैल्यू को यहाँ पे भर दो इस वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में भर दो जल्दी से, इस वाली इक्वेशन में, और जल्दी बताओ क्या टर्म्स बनी। जब तक की बात आपको समझ में आ गई भैया, जल्दी से बताओ एक बार सभी, अगर समझ में आ गई हो तो थंब कर दो जल्दी से, अगर समझ में आ गई हो तो जल्दी थंब कर दो भैया सभी, जल्दी से। एक बार समझ में आ गए हो तो थंब कर दो भैया सभी। चलो वैल्यू रख कर दिखाऊं, अगर जिसके समझ में ना आए हो रिपीट लिख दियो भैया, जिसके समझ में ना आई हो रिपीट लिख दियो, ठीक है, ठीक है बहुत बढ़िया। देखो भैया जल्दी से अब ये वाली वैल्यू भर कर दिखा दो इसमें, जल्दी से ये वाली वैल्यू भर कर दिखा दो इसमें, ठीक है, ये वाली वैल्यू भर कर दिखा दो। चलो थोड़ा सा इसे थोड़ा सा कम कर लेता हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, और इसे थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ यहाँ। अब बढ़िया शांति होगी अब देखो अब ध्यान से, देखो भाई अब ये वाली वैल्यू इक्वेशन इसमें रखूंगा, तो x इजिकल टू कोस ओमेगा टी तो पहले के पहले ही था, ओमेगा टी पहले का पहले ही था। इस वाली वैल्यू को, इस वाली को वैल्यू को क्या मानना हमने, ए साइन फाइव मानना, ए साइन फाइव, फाइव फेज को दिखाती है, कला को दिखाती है, ठीक है भैया। जब कोई चीज आगे बढ़ती है, जब कोई चीज ऐसा आगे बढ़ रही है तो फेज फेज ही तो है, ये क्या है, फेज ही तो है, कला ही तो है, क्या है भैया, कला ही तो है। तो इस वजह से कला को हम फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं,
फाइव से, इस वजह से बनना है, वो लेट करके बनना है, ठीक है। और प्लस प्लस जे, अच्छा यहाँ जे ना लेकर साइन ओमेगा टी, और जे C1 C2 को क्या लेट करा बनना है, आप क्या होगा ए कोस फाइव लेट करा, ए कोस फाइव लेट करा। भैया दोनों में से अगर कॉमन लेने चले जा लगो तो ए कॉमन आ जाओगा, तो कोस ओमेगा टी प्लस, सॉरी, कोस ओमेगा टी साइन फाइव प्लस, ऐसे यहाँ साइन ओमेगा टी कोस फाइव। एक बार जल्दी से बताओ क्या साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बना बंद हो गया, भाई हो गया साइन ए तो इसे मान लो फाइव को, साइन ए कोस बी से मान लो, ए तो इसे मान लिया, बी से मान लो, प्लस कोस ए तो हमने क्या मानना था, फाइव मानना था, और ये क्या बन जाएगा साइन बी। तो यहां से फॉर्मूला बन गया x इजिकल टू ए साइन क्या, किसका फॉर्मूला आ जाओगा, ए किसे मानना हमने, ए मानना फाइव को, प्लस बी किसे मानना ओमेगा टी को। तो ये जो हमारा x की वैल्यू बिल्कुल क्लैरिफाइड होकर आ गई, x की वैल्यू कैसी होगी, क्लैरिफाइड होकर आ गई, बिल्कुल जो हमने लेट करा था बिल्कुल साइन में बनकर आ गया, बिल्कुल किस में बनकर आ गया भैया, साइन में बनकर आ गया। तो इस साइन आने का मतलब क्या हो गया कि भैया कोई भी इस साइन यो इक्वेशन जो आ गई, यो इक्वेशन इसे क्या बोलते हैं, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि अवकलन समीकरण का यह हल है, अवकलन समीकरण का यह हल है। पहले तो लेट करके चले थे, अब उसकी वैल्यू को डायरेक्ट दिखा देंगे। अब इसमें साइन आने का क्या मतलब है, इसमें साइन आने का मतलब है भैया कोई भी ऑक्सीलेशन, मैंने आपको पहले भी बताया था, हम ये चाहते हैं कोई भी ऑक्सीलेशन कैसा रहे अंत समय तक जावे, तो इसी प्रकार से साइन से स्टार्ट होगा, साइन का ग्राफ भी कभी ना रुकता, साइन का ग्राफ कभी ना रुकता, ऐसी ऑक्सीलेशन होकर चलता रहे। इसी वजह से ये जो इक्वेशन आती है ऐसा आती है। आप सभी को समझ में आ गई भाई यहाँ तक कि कल इसके बाद करते हैं। ऑल द बेस्ट सभी को, ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट सभी को। यहाँ तक का रिवाइज करके आइयो भाई सभी, यहाँ तक का रिवाइज करके आएंगे भाई सभी जितने भी स्टूडेंट है, ठीक है, ओके।